अच्छा, अगर हमें ऑपरेटर्स का यूज करके या फिर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखनी हो किसी भी एक वेरिएबल की, है ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी, हम अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते थे तो हम ऑपरेटर को इंटीग्रेट करके लिखते थे, है ना। तो तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो हम इसे इस तरह से लिख देते थे, है ना। और इसमें जरूरी है कि आपका वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स जो है वो नॉर्मलाइज हो, है ना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए। तो ये क्या है आपकी, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी, है ना। ए ऑपरेटर की ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो अगर हमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो या फिर डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन की या जिस भी उसकी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, तो वो हम क्या है आपकी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को इस तरह से इंटीग्रेट करके सोल्व कर सकते हैं। बट अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो इट मीन्स, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो हमने ऊपर निकाला था एन स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी, ऊपर आप देखोगे इससे पहले पार्ट में वीडियो के, तो आप देखोगे कि एन स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या रहती है, एक इंटीग्रल था डिवाइडेड में, दैट इज साई स्टार साई और डीएक्स, ये इंटीग्रल था। तो इसका प्रोडक्ट नॉर्मलाइजेशन ऑपरेटर का यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं भी होगा तो भी हम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, किसी भी डायनेमिक वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम एक जनरल फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो इट मीन्स नथिंग बट इसे इंटीग्रेट करो, है ना, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर साई dx बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई dx। ओके, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी उस ऑपरेटर की। ओके, अब यहाँ पे आपका मोमेंटम ऑपरेटर भी हो सकता है, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई किसी और डायनेमिक वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो सकती है ना, काइनेटिक एनर्जी की हो सकती है, मोमेंटम के स्क्वायर की हो सकती है ना। तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हो सकती है ना। ओके, सो अच्छा, अगर हमारे पास एक, हमें स्टेट ऑफ पार्टिकल शो करनी है, ओके, उसके आइगन फंक्शंस के फॉर्म में, क्योंकि हमें जो अगर हम सोल्व करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसमें हमें डिफरेंट स्टेट्स के आइगन फंक्शंस मिलेंगे, है ना। और तो अब उसे उन आइगन फंक्शन से अगर हमें स्टेट ऑफ पार्टिकल शो करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ पार्टिकल क्या होगी, हमें कुछ एन एन हमें क्या मिलेंगे, एन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस मिलेंगे। ओके, बल्कि मुझे ऑर्थोगोनल भी नहीं, ऑर्थोनॉर्मल बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शंस मिलेंगे अगर नॉर्मलाइज्ड होगा तो। ठीक है, अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेके चलेंगे तो हमें ऑर्थोगोनल मिलेंगे, ऑर्थोनॉर्मल मिलेंगे। ओके, तो हम अगर स्टेट ऑफ पार्टिकल लिखना हो तो वो क्या है, वो सब स्टेट्स का जितने भी आप, है ना, तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी स्टेट्स होगी उन सब का सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, मान लो ये फर्स्ट स्टेट का भी फंक्शन है, सेकंड का, ये थर्ड का। ठीक है, तो इन सब जितनी भी nth स्टेट्स है उन सब का आपका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट का ये फंक्शंस का सुपर इम्पोजिशन होगा, तो इसे समेशन में लिख सकते हैं, है ना, nth एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन, और इस तरह से सुपर इम्पोजिशन करके सबका लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर हमें इसकी निकालनी हो प्रोबेबिलिटी, है ना, या हमें ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, तो ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या ही होगी आपकी, कि हम साई स्टार और ए ऑपरेटर एंड साई कर दे, दैट विल गिव अस नथिंग बट द
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, यही तो थी आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए ऑपरेटर की, है ना, कि इसे इंटीग्रेट किया हुआ था, है ना, तो मैंने वो आपका डिराक नोटेशन में लिख दिया। तो अब मुझे क्या करना है, ये बस इस पे क्या है, ऑपरेटर एक्ट कराना है ना, तो मैं करा दूं ऑपरेटर एक्ट, इस साइड में ऑपरेटर एक्ट कराऊं और साइड स्टार कराऊं, और तो ऑपरेटर मैंने एक्ट कराया, देन आई विल गेट द वैल्यू। इसमें क्या हुआ, समेशन के अंदर गया ऑपरेटर, देन अब सी एन जो है वो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में भी इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी एन का सी एन स्टार इसमें, और साथ में क्या आएगा आपका, और आपका क्या आएगा 5 स्टार एन, है ना, एंड ऑपरेटर अगर एक्ट किया है इस पे, तो ऑपरेटर जब वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा तो आपका क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू आ जाएगी, तो इट मींस देयर विल बी सम आइगन वैल्यू, है ना, एंड देयर इज ये nth स्टेट का वेव फंक्शन एंड बैक। नाउ आपका, अच्छा सीएन रह गया, सीएन रह गया, सॉरी, nth स्टेट का वेव फंक्शन ये साई ऑफ एन, तो ये हो गया आपका सीएन और ये फाई ऑफ एन, है ना, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो अब आपका ये सी एन और सी एन स्टार ये क्या बन गया आपका, सी एन का मोड स्क्वायर, है ना, और ये आपके जो दोनों है ये ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल है, तो इट मींस इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो आपको 1 हो जाएगा, है ना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो आपको क्या है, सी एन स्टार एन साई एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो इसे हम अगर डिराक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या है, दैट इज 1, ओके, तो ये आपका 1 हो गया और ये लैम्डा एन आ गया, ओके, इसका समेशन, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके, दैट इज ऑल्सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर, ओके, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर अगर निकालनी हो, अगर हमें इस फॉर्म में अगर वेव फंक्शन दिया हुआ हो स्टेट ऑफ पार्टिकल का, तो हम इस तरह से उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, ओके, और ये आपका जो ये सी स्क्वायर सी एन स्क्वायर है, दैट इज गिविंग अस द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ओके, ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रहा है nth स्टेट की, है ना, nth स्टेट की, ओके, तो इससे या तो आप आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, है ना, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करनी है अगर आपका इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो ये सब आपके इसके एप्लीकेशन है, ओके, सो तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है ना, तो अगर आपका जैसे समझो कि आपका पार्टिकल जो है, वे फंक्शन जो है पार्टिकल का वो दिया हुआ है कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है इसके साथ √2 है, दैट इज 5 1 प्लस, ओके, एंड आफ्टर दैट सेकंड कांस्टेंट आपका √3/5 √3/10 है, एंड 5 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट का भी फंक्शन प्लस 1/√5 है, दैट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ओके, ये आपका गिवन है, ओके, तो अब आपका अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं इस स्टेट के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी, इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी और इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, तो पार्टिकल के इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, ये आपका क्या है, इसे मैं अगर जनरल फॉर्मूला लिखूं, जनरल क्या था, C1 5 1 प्लस C2 5 2 प्लस C3 V3,
है ना, इस फॉर्म का था, है ना। तो आपको क्या होगा, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताई थी मैंने, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द सी एन स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी आपकी सी एन स्क्वायर थी, तो इसके लिए क्या है, सी वन स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू फी वन इज सी वन स्क्वायर, और सी वन क्या है आपका, सी वन इज, इस इक्वेशन से कंपेयर करो आपको पता लग जाएगा सी वन क्या है, सी वन इज 1/√2, ओके, सी टू इज √3/10, सी थ्री इज 1/√5, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कोरस्पॉन्डिंग टू फी वन, फी टू, फी थ्री इज सी वन स्क्वायर, सी टू स्क्वायर, सी थ्री स्क्वायर, तो बस स्क्वायर कर देना है और कुछ भी नहीं करना, है ना, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो सकता है आपका कि ये जो है सी वन, सी टू, सी थ्री, ये आपको इमेजिनरी आ जाए, तो फिर सिर्फ आपको स्क्वायर नहीं करना है, बल्कि उसका क्या करना है, उसकी उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब मोड सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सी वन इंटू सी वन स्टार, ये करना है, उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर सी वन रियल है तो इट मीन्स वो आपको क्या हो जाएगा, सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर वो इमेजिनरी पार्ट है उसमें तो इट मीन्स वो क्या होगा, फिर उसका मोड सी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपका सी वन आपका 1/√2 है, तो यानी कि पी वन आपकी कितनी आ गई, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगी। अच्छा, पी टू आपकी क्या आ जाएगी, पी टू विल बी 3/10, रूट हट जाएगा, रूट हट गया स्क्वायर करने पे, और ये 1/5 है सी थ्री, तो इट मीन पी थ्री विल बी 1/5, पी थ्री विल बी 1/5, और ये पी वन, पी टू, पी थ्री क्या है, प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू फी वन स्टेट, फी टू स्टेट, फी थ्री स्टेट, है ना। इन तीनों स्टेट्स में इनके इन स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी इन स्टेट्स में, ठीक है। तो इन स्टेट्स में फर्स्ट इस स्टेट में होने की, आपकी फी वन स्टेट में होने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है 1/2, है ना। सेकंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की 3/10, और थर्ड में है 1/5, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटीज है इन इन स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग, ओके। अच्छा, अगर आपको देखना हो वे फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को सम करके देख सकते हो, है ना। सम अगर आपका 1 आ रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटीज ही है, प्रोबेबिलिटीज, इनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर डेफिनेटली 1 है तो इट मीन्स वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज है, अदरवाइज नहीं है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 करके देखो, अगर ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया, तो इट मीन्स वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। तो हाफ 3/10 और 1/5, हाफ 3/10 प्लस 1/5 इक्वल्स टू, ये 10 हो गया, ये 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आपको 10/10 आ गया, तो इट मीन्स 1 आ गया, ओके। तो इट मीन्स है, तो यानी कि नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन, है ना। तो इस तरह से हम आपका इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं, ओके। तो मतलब मैं अगर जनरल लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर आपका ये फी वन जो है आपका ये नॉर्मलाइज्ड है, इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड, इफ इट इज नॉर्मलाइज्ड, तो इट मीन्स क्या होगा कि सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री मोड स्क्वायर, ये जितने भी हो गए सी एन स्क्वायर, इनका सम जो है वो 1 आएगा, है ना, अगर नॉर्मलाइज है तो, ठीक है। अदरवाइज ये 1 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर मैं एक किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कहूं, तो वो आपका क्या है, पी एन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, सी एन स्क्वायर होगी, है ना। इस तरह से मोड स्क्वायर करना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। और अगर आप इस स्टेट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, है ना। यही तो कर रहे हैं हम एक्चुअल में, यही तो कर रहे हैं, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको सी एन देखने की जरूरत है क्या है, उसका मोड स्क्वायर करना है और आपको प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके। ओके, सो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। आफ्टर दैट अगर अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हमारा वेव फंक्शन जो है वो हमारा वेव फंक्शन जो है वो अभी तक पोजीशन स्पेस में है, मतलब एक्स में है या आर में है, तो वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वेव फंक्शन अभी तक हमारा क्या है, पोजीशन स्पेस में है, एक्स पे डिपेंडेंट है।
अगर हम उसे पोजीशन स्पेस में से मोमेंटम स्पेस में ले जाए, मतलब साई ऑफ पी बना दे, या फिर मोमेंटम स्पेस में, या फिर हम क्या के स्पेस में ले जाए, है ना, के आपका जैसे पी आपका क्या है एच कट के है ना, तो एच कट तो आपका कांस्टेंट है, रेड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, तो पी जो है वो के डिपेंडेंट है, के जो है वो पी डिपेंडेंट है, तो ये आप मोमेंटम स्पेस बोलो या के स्पेस बोलो, है ना, एक ही कहानी रहेगी, बस आपको कांस्टेंट का डिफरेंट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका के जो है ये आपका वेव वेक्टर है ना, ये क्या है आपका वेव वेक्टर है। ओके, सो अगर हम पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में या के स्पेस में आपका वेव फंक्शन को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसका, ठीक है, उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपकी, कि अगर मोमेंटम स्पेस में हम वेव फंक्शन को देखें, तो मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन क्या होगा, इज नथिंग बट 1/√2 पाई एच कट और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी wave function in position space e raised to the power minus iota p by h cut x dx। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना। यहाँ पे आप अगर पोजीशन स्पेस वाला वेव फंक्शन डालोगे, तो जो आपका इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। ओके, अच्छा, अगर आपके पास मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन है और आपको चाहिए पोजीशन स्पेस वाला वेव फंक्शन, इनवर्स रिलेशन चाहिए इसका, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें कुछ नहीं करना आपको, हमें क्या चाहिए, पोजीशन स्पेस वाला चाहिए, तो ये 1/2 पाई एच कट तो सेम रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी सेम रहेगा आपका, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा फिर मोमेंटम स्पेस वाला वेव फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल की पावर विल भी, अब पहले माइनस थी अब आपका प्लस ही रहेगी, और आपका पी एक्स बाय एच का टी आएगा। पहले आपका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा था क्योंकि वेव फंक्शन भी आपका एक्स में था, अब आपका वेव फंक्शन पी में है तो आपका इंटीग्रेशन भी पी में होगा। ओके, तो अगर आप किसी एक उसमें स्पेस में आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज रखें, मतलब अगर आपका मोमेंटम स्पेस में वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो वो पोजीशन स्पेस में भी नॉर्मलाइज रहेगा, या फिर अगर आपका पोजीशन स्पेस में नॉर्मलाइज है तो वो मोमेंटम स्पेस में भी नॉर्मलाइज रहेगा। तो मतलब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद नॉर्मलाइज करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, अगर आपने एक स्पेस में फंक्शन को नॉर्मलाइज किया हुआ है तो वो दूसरे स्पेस में भी आपका नॉर्मलाइज ही रहेगा। ओके, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो दोनों स्पेसिस में अलग अलग वेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जरूर आपका अलग अलग आ सकता है दोनों स्पेसिस में। ठीक है, ओके, सो अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर की कम्यूटेटर प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके, सो आपके दो ऑपरेटर मान लो ए बी, हम किसी वेव फंक्शन पे या किसी आइगन फंक्शन पे अगर हम पहले बी को एक्ट कराए या ए को एक्ट कराए, है ना, तो अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट की बात करें तो वो इसे शो करता है ना। तो अगर किसी का कम्यूटेटर ब्रैकेट ये वैल्यू आपकी 0 है, तो इट मींस ये दोनों ऑपरेटर्स जो है कम्यूट करते हैं, है ना, और कम्यूट करते हैं इसका मीनिंग है क्वांटम मैकेनिकली कि वो दोनों फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स जो है साइमल्टेनियसली मेजर किए जा सकते हैं, है ना। और अगर ये 0 नहीं है, इफ ये आपका ये आपका क्या है 0 नहीं है, ठीक है, तो इट मींस वो दोनों साइमल्टेनियसली
मेजर नहीं किए जा सकते, है ना। तो मीनिंग वो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शो कर रहे हैं एक तरह से। जैसे आपका क्या है, पोजीशन और मोमेंटम क्या है, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किए जा सकते, इट मींस उनका कम्यूटेटर जो हम निकालेंगे तो दैट शुड नॉट बी जीरो, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मोमेंटम और पोजीशन हम एक्यूरेटली एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इनका इन ऑपरेटर्स की जब हम निकालते हैं दैट इज, अगर x के साथ पी एक्स का निकालेंगे या फिर y के साथ पी वाई का निकालेंगे, है ना, या फिर आपका z के साथ पी जेड का निकालेंगे, तो दैट शुड नोट, वो आपका जीरो नहीं होगा, ओके, बिकॉज वो ये दोनों आपके एक साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते, मोमेंटम और पोजीशन, ओके। अब अगर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट अप्लाई हुए तो इट मींस ये होना, ये करना है हमें, है ना, पहले मतलब बी को अप्लाई करना है या ए को अप्लाई करना है, आफ्टर दैट बी को अप्लाई करना है और फिर डिफरेंस कर देना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम मान लो एक्स और पी ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है, ये ऑपरेटर्स को वेव फंक्शन में एक्ट कराएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले पी ऑफ एक्स को एक्ट कराएंगे, फिर इसमें पहले आपका पी ऑफ एक्स को बाद में एक्ट कराएंगे, पहले पहले एक्स को एक्ट करा देंगे, ठीक है, और वैल्यू देखते हैं क्या आती है डिफरेंस करके, ठीक है। सो एक्स का ऑपरेटर तो क्या है, एक्स ही है, ठीक है, और पी ऑफ एक्स का जो ऑपरेटर है वो क्या है, एच कट, एच कट पी ऑफ एक्स का ऑपरेटर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले, दैट इज माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि खाली एक्स में है तो डी बाई डी एक्स, ओके, दैट इज द मोमेंटम ऑपरेटर, है ना। तो ये वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस बाहर आ जाएगा, एच कट आ जाएगा, आउट आ जाएगा, है ना, और डी बाई डी एक्स और साई आ जाएगा, ओके। आफ्टर दैट यहां पे भी लिखो मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है एक, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, और ये क्या है, एक्स का ऑपरेटर क्या है, एक्स का ऑपरेटर तो एक्स ही है, और यहाँ पे साई, ओके। तो अब आपका यहाँ पे ये इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव आ गया, तो इट मींस आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो माइनस आयोटा एक्स एच कट डी डी साई बाई डी एक्स प्लस आयोटा एच कट, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा तो आपका पहले एक्स का डेरिवेटिव हो गया और साई प्रोडक्ट में आ गया, आफ्टर दैट साई का डेरिवेटिव हो गया, एक्स प्रोडक्ट में आ गया, तो पहले एक्स का डेरिवेटिव हुआ तो साई आ गया, आफ्टर दैट प्लस आयोटा एच कट, साई का डेरिवेटिव हुआ तो एक्स आ गया प्रोडक्ट में, तो एक्स डी साई बाई डी एक्स, ओके। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो आपका क्या बचा, आयोटा एच कट साई बचा, तो इट मींस अगर हम एक्स और ये निकालेंगे दैट विल बी माई आयोटा एच कट साई, ओके, साई पे एक्ट कराएंगे, ओके, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू आई है दैट इज नथिंग बट आयोटा एच कट, ओके। तो इसी तरह से अगर हम y के साथ निकालेंगे वैल्यू दैट विल बी आयोटा एच कट ऑल्सो, एंड z के साथ भी आपकी क्या आएगी, आयोटा एच कट ऑल्सो, ओके। तो इससे ये देखो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है ना, तो इट मींस दीज बोथ फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स आर कांट बी ऑब्जर्व्ड साइमल्टेनियसली, है ना, कांट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं किए जा सकते, है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही शो कर रहा है एक तरह से ये, ओके ओके। तो अब अगर हम कम्यूटेटर ब्रैकेट की, तो ये आपका कम्यूटेटर हो गया, अच्छा। अब अगर हम बात करें एंटी कम्यूटेटर की, तो एंटी कम्यूटेटर में कुछ नहीं है, एंटी कम्यूटेटर में यहाँ पे इस रिलेशन में माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा बस,
एंटी कम्यूटेटर में क्या है, एंटी कम्यूटेटर इज नथिंग बट एंटी कम्यूटेटर इज नथिंग बट, एंटी कम्यूटेटर में क्या है आपका, एंटी कम्यूटेटर, एंटी कम्यूटेटर आपका ए बी इज नथिंग बट ए बी प्लस बी ए। ओके, उसमें क्या है आपका रिलेशन में माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ओके, तो दैट इज एंटी कम्यूटेटर। ओके, अच्छा अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि अगर मैं ये समझो मैं ए बी निकाल रहा हूं, ए बी कम्यूटेटर निकाल रहा हूं, अभी तो एंटी कम्यूटेटर की बात बाद में करेंगे, कम्यूटेटर निकाल रहा हूं मान लो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका ए बी माइनस बी ए। ओके, ओके बहुत अच्छा। अच्छा अगर मैं बी ए निकालता तो क्या आता, बी ए अगर मैं निकालता तो क्या आता, बी ए माइनस ए बी। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ए बी माइनस कॉमन ले लूं और टर्म्स आगे पीछे कर दूं, माइनस कॉमन ले लूं टर्म्स आगे पीछे कर दूं, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इट मीन्स क्या हुआ, माइनस ऑफ ए बी। ठीक है, तो इट मीन्स ये इसके नेगेटिव के इक्वल है और ये इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी ए। ओके, तो अगर जैसे हमने आपका निकाला था अभी, है ना, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था एक्स और पी एक्स का निकाला था, है ना। तो अगर हम पी एक्स को आगे लिख लेते हैं और एक्स के साथ उसे कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालते हैं तो दैट विल बी नेगेटिव, उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा, वैल्यू कुछ डिफरेंट नहीं होगी, है ना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, ओके ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी इसकी। ऐसी आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, है ना। तो आफ्टर दैट अभी हम और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे और हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी।